अच्छा, आयोटा के बारे में जानने के बाद हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है, मतलब वो कैसा है, कौन सी प्लेन में हम उसको रखेंगे, तो वो सब डिटेल हम देखेंगे। तो पहले देखो यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखा गया है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन, और ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसको हम आर्जेंट प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है? देखो, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेनरली डिनोट करते हैं जेड, कैपिटल जेड सिंबल से। और मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये डायग्राम देखो, उसके बाद ये थ्योरी पे आएंगे। जेड इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। यहाँ पर अल्फा क्या है ना, प्योरली कोई भी एक रियल नंबर है, राइट, जैसे हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। और बीटा इंडिविजुअली क्या है ना, अल्फा बीटा हमारा रियल नंबर है। तो बीटा इंडिविजुअली रियल नंबर है, अल्फा इंडिविजुअली रियल नंबर है। क्योंकि ये आयोटा ये बीटा के साथ में है, तो ये बीटा को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और ये अल्फा को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म पे अल्फा कॉमा बीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसको हम कैसे जो मैंने अभी अभी पिछले स्लाइड पे मैंने बताया कि आर्जेंट प्लेन होता है, तो ये आर्जेंट प्लेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, ये आर्जेंट प्लेन का जो एक्स एक्सिस होता है इसको तुम बोलते हो कि रियल एक्सिस। रियल एक्सिस मतलब ये जो रियल वाला जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस में ही हम इसको लोकेट करेंगे। मान लो ये पर्टिकुलर एग्जांपल अगर मैं लेके चलता हूँ अल्फा बीटा, तो इसका रियल पार्ट कौन सा है? ये वाला है इसका रियल पार्ट। तो हम इसको देखेंगे कहां पर ये अल्फा डिस्टेंस कवर करता है। मान लो यही एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हो गया कितना, अल्फा कमा 0। उसी हिसाब से इंडिविजुअली बीटा तुम्हारा क्या है ना, वाई एक्सिस यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे ये बीटा पॉइंट आएगा। तो मान लो ये डिस्टेंस हो गया कितना, बीटा। तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा कमा बीटा लोकेशन, ये पॉइंट आ गया अल्फा कमा बीटा लोकेशन। तो जहां से ये जो वाई एक्सिस वाला आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये एक्स एक्सिस वाला पार्ट आ गया रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो यहीं से हम क्या करेंगे ना, इसका मॉडुलस देखेंगे। मॉडुलस का सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है ना, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस आता है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे हम मॉडुलस कैसे बोलेंगे, उसी को अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज देकर अगर बोलते हैं तो वो क्या आ जाता है। तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, पहले बोलो, अल्फा माइनस अल्फा बीटा से ओरिजिन का डिस्टेंस आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट ओवर 2.4 में स्ट्रेट लाइन में। हम इसको आगे चलकर भी स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन में देखेंगे। अगर तुम ये रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस फॉर्मूला है, 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला है। और 10th में भी शायद, जहां तक मुझे याद है, 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला भी है। ठीक है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं। तो तुम इसको ऐसे चेक कर लो कि ये जो जेड मॉड आता है, जेड मॉड को हम क्या बोलते हैं ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट ओवर। मैग्नीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, जिसका टर्मिनोलॉजी हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग आप इसको बोल सकते हो जेड का मॉड कितना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर। और इसका लोकेशन, और इसको हम मैप में या फिर डायग्राम पे या फिर ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, यही डिस्टेंस आ गया, ये पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट ओवर। और यहां पर तुम देख के चलो, मैंने एक एंगल दिया है। ये कौन सा एंगल है ना, एंगल मैंने इसको थीटा नाम दिया है। थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। corresponding to any complex number z is equal to alpha plus iota beta, where alpha beta independently belongs to R or real number. We can uniquely locate the point alpha comma beta on a 2D plane called the complex plane, horizontal axis of which is called as the real axis and the vertical axis is called as the imaginary axis. I hope it is clear. अब तुम देखो सम टर्मिनोलॉजी। जैसा कि मैंने बताया कि जेड मॉड तुम्हारा आ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैग्नीट्यूड क्या है ना, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज डिनोटेड एज जेड मॉड। इसको हम बोलते हैं जेड मॉड एंड इज द डिस्टेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो जेड मॉड क्या है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर का रूट ओवर। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं क्या ना, जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा।
तो जेड मॉड क्या होगा ना 2 प्लस 5 का रूट ओवर यानी कि √29, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस मैक्सिमम तुम इसे बोल सकते हो कि ओरिजिन के साथ यानी कि 0 डिस्टेंस या फिर कोई पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस क्या नेगेटिव कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा क्या गया है ना जेड मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो तुम सेकेंड टर्म क्या होता है ना तुम्हारा एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। जनरली इसका टर्मिनोलॉजीज में हम इसको एम्पलीट्यूड, देखो वो गया मैग्नीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, लेकिन तुम्हारा जो बुक है वो सब सारे पे ये आर्गुमेंट इसको बोला गया है। तो तुम बस इसके आर्गुमेंट के नाम पर याद रखना, एम्पलीट्यूड बस ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। जैसे कि ऑलरेडी हमने ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ चुके हैं, मान लो ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अल्फा कमा बीटा, तो ये आ गया इसका रियल एक्सिस, ये आ गया इसका इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो पॉइंट को ये जिसने ये जो लाइन जिसने ज्वाइन किया है, अगर तुमने वेक्टर पढ़ रखा होगा तो हम इसको एक वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये एंगल कितना सबटेंड करता है फ्रॉम दिस रियल एक्सिस थीटा। तो आज यूजल कोई इसे ऐसे घूमकर बोल सकता है 2 पाई प्लस थीटा, कोई बोल सकता है 4 पाई प्लस थीटा, तो कोई बोल सकता है फिर एक 3 बार घूम लिया तो 6 पाई प्लस थीटा। तो इन जनरल हम इसको बोल सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा। तो ये क्या होता है देख लो, इट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एम्पलीट्यूड जो भी है आर्गुमेंट वही है, लेकिन ये जो थीटा तुम देखो, ये थीटा का कितना फॉर्म तुमने देख लिया, थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा 6 पाई प्लस थीटा, बट इसका जो बेसिक वैल्यू है यानी कि -पाई और पाई के बीच में जो बेसिक वैल्यू रहता है और फंडामेंटल वैल्यू, हम इसको एक्चुअली हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इट इज द पॉसिबल और एवरी पॉसिबल वैल्यू और इट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इन -पाई और पाई, यानी कि इसके जो सबसे छोटा वाला पॉसिबल वैल्यू है उसको तो हम इन जनरल हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है ना 2n पाई प्लस थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड 2n पाई प्लस एम्पलीट्यूड। सो यानी कि जो बेसिक या फिर जो फंडामेंटल वैल्यू है उस जो कि -पाई और पाई के बीच में रहता है, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या फिर तुम्हारे बुक के एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से इसको तुम प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोल सकते हो, राइट। कुछ और बुक इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसलिए मैंने एम्पलीट्यूड के बारे में भी बताया, और इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल सकते हैं। आर्गुमेंट तो बहुत सारे हैं, 2 पाई मान लो ये थीटा हो गया 60 डिग्री, मान लो कैसे 60 डिग्री हुआ या फिर कुछ अलग होगा तो हम देखेंगे। मान लो ये हो गया तुम्हारा कितना ना 60 डिग्री, तो अगर ये 60 डिग्री होता है तो 60 डिग्री क्योंकि ये -पाई और पाई के बीच में, तो हम इसको बोल सकते हैं π/3, तो π/3 इज योर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लेकिन आर्गुमेंट क्या है 2 पाई प्लस π/3, 4 पाई प्लस π/3, 6 पाई प्लस π/3, ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक ही होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, ये डायग्राम एक दो डायग्राम मैंने समझाया है यहाँ पर, तुम ये वाला डायग्राम देख लो। तो z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, z इज इक्वल टू मान लो ये पॉइंट है अल्फा कमा बीटा, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और जिसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को तो मिल गया थीटा। अच्छा, 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा 6 पाई प्लस थीटा 2n पाई प्लस थीटा, इसका इन जनरल फॉर्म हो गया क्या ना, इस सभी को हम आर्गुमेंट बोल सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट है थीटा जो कि -पाई और पाई के बीच में रहता है।